मेरे प्रिय नौजवान साथियों, नमस्कार। स्टडी 91 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था पर और भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित जो बहुत महत्वपूर्ण आयाम चल रहा है पूरी राज्य व्यवस्था का, राष्ट्रपति से संबंधित, यह उसकी चौथी कड़ी है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वीटो शक्ति से संबंधित पावर के बारे में, मतलब जी हाँ दोस्तों, निषेधाधिकार के बारे में, और साथ ही साथ बात करने वाले हैं दोस्तों आपके अध्यादेश शक्ति के बारे में, और उसके बाद हमारी चर्चाएं होंगी राष्ट्रीय आपातकाल मतलब आपात उपबंध पर। तो दोस्तों, देखते हैं कहां तक सिलसिला पहुंचता है और ये बातें कहां पर ख़त्म होती हैं। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं और बहुत शानदार बातें करते हैं। तो हम लोग बात करेंगे पहले किस पर दोस्तों? अनुच्छेद 111। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 111 में क्या है? निषेधाधिकार दिया गया है। क्या दिया गया है? निषेधाधिकार। ठीक है दोस्तों, अधिकार दिया गया है। निषेधाधिकार का मतलब यहाँ पर आप वीटो से समझ रहे हैं ना? जी हाँ दोस्तों, वीटो। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जो वीटो है वह वीटो शब्द संविधान में उल्लिखित नहीं है। वीटो शब्द क्या है? संविधान में उल्लिखित नहीं है। यहाँ से देख लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, जो निषेधाधिकार है वीटो, ठीक है, जो वीटो है वह क्या है यहाँ से समझना चाहिए था। जब क्या होता है, संसद का नाम सुने आप लोग, संसद का नाम सुने ही होंगे, अनुच्छेद 79। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि संसद क्या है? संसद के दो सदन होते हैं। संसद के क्या होते हैं? दो सदन होते हैं। और दो सदन में क्या होता है दोस्तों? एक होता है राज्यसभा, ठीक है, एक होता है राज्यसभा, दूसरा होता है लोकसभा। दूसरा क्या होता है? लोकसभा होता है। ये दोनों सदन मिल करके जब किसी बिल या विधेयक को क्या करेंगे? बिल या विधेयक को पास करेंगे, तो विधेयक याद रखिएगा दोस्तों, किसी बिल या विधेयक को पास करके राष्ट्रपति के पास भेजेंगे। किसके पास भेजेंगे? राष्ट्रपति के पास भेजेंगे, क्योंकि संसद के एक अंग में राष्ट्रपति भी है। दोस्तों, ऐसा क्यों किया गया ये बात जान लीजिए। राष्ट्रपति को क्यों रखा गया? क्योंकि आप जानते हैं संसद के सदन में कभी भी किसी भी पार्टी की बहुमत आ सकती है। किसी भी पार्टी की क्या हो सकती है? बहुमत आ सकती है। और जब बहुमत आएगी तो दोस्तों यह पार्टी क्या कर सकती है? मनमानी ढंग से, ठीक है, मनमानी ढंग से कानून बना सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, इसको रोकने के लिए क्या है? राष्ट्रपति जी को रखा गया है। अब देखिए, जब किसी बिल या विधेयक को पास करके राष्ट्रपति के पास भेजेंगे तो राष्ट्रपति उस बिल पर या विधेयक पर क्या अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं? क्या दे सकते हैं दोस्तों? उसको क्या कर सकते हैं? उस पर हस्ताक्षर कर देंगे। हस्ताक्षर कर देंगे तो कानून बन जाएगा। चलिए दोस्तों, मना कर सकते हैं सीधा सीधा कि भैया नहीं, ले जाओ, वापस करो, पुनः विचार के लिए भेज सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये भी बात सही है। या फिर उसे अपने पास पुनः विचार के लिए भेज सकते हैं, या फिर अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। अपने पास क्या रख सकते हैं दोस्तों? पास सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों, सुरक्षित रख सकते हैं। तो यहाँ से भी बातें कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसा है नहीं है कि नहीं पूछे जाते हैं। तो इनको आप ध्यान दे सकते हैं, इनको आप क्या कर सकते हैं? ध्यान दे सकते हैं। ये बहुत शानदार बातें हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं अब इसी पर। आपको बता दें, दुनिया में जी हाँ दोस्तों 4 प्रकार के वीटो प्राप्त है राष्ट्रपति को। कितने? 4 प्रकार के निषेधाधिकार दिए गए हैं। 4 प्रकार के निषेधाधिकार। जी हाँ दोस्तों, 4 प्रकार के क्या है? निषेधाधिकार। अब ये 4 प्रकार के निषेधाधिकार कौन कौन से हैं? तो जी हाँ दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। इसमें नंबर 1 ले लिया जाए, विशेषित वीटो। कौन सा? विशेषित निषेधाधिकार। विशेषित निषेधाधिकार, ठीक है।
दूसरा क्या है दोस्तों, दूसरा है आपका नहीं जानते होंगे अत्यांतिक वीटो। कौन सा वीटो है, अत्यांतिक, जी हाँ दोस्तों अत्यांतिक वीटो, अत्यांतिक निषेधाधिकार, ठीक है, अत्यांतिक निषेधाधिकार। और तीसरा जो है दोस्तों वह तीसरा विशेषित निषेधाधिकार, अत्यांतिक निषेधाधिकार, और जो तीसरा है वह आपका कौन सा है, याद रखिएगा निलंबनकारी, निलंबन, जी हाँ दोस्तों निलंबनकारी निषेधाधिकार, निलंबनकारी निषेधाधिकार, निषेधाधिकार। फिर उसके बाद जो आता है दोस्तों वह आता है आपका, जी हाँ दोस्तों जेबी निषेधाधिकार। कौन सा, जेबी निषेधाधिकार। अब देखिए दोस्तों आपको समझने वाली बातें हैं, इसको आप जानते हैं कि नहीं दोस्तों, यहाँ पर बहुत शानदार बातें हैं। जैसे इसको क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट वीटो कहा जाता है। क्या कहा जाता, नहीं एब्सोल्यूट वीटो नीचे वाले कहते हैं, इसको कहते हैं क्वालिफाइड वीटो। क्या बोलते हैं, क्वालिफाइड वीटो कहा जाता है, याद रखिएगा क्वालिफाइड वीटो। दूसरे को कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो। जी हाँ दोस्तों इसको एब्सोल्यूट वीटो कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, सस्पेंसिव वीटो कहा जाता है। किसको, सस्पेंसिव, ठीक है, सस्पेंसिव वीटो कहा जाता है। और इसको क्या कहते हैं, यहाँ सस्पेंसिव वीटो कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, तो पॉकेट वीटो कहा जाता है। तो कहने का मतलब ये आपके नहीं कुल 4 प्रकार के वीटो हैं दुनिया में नहीं, क्वालिफाइड, एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव, पॉकेट। जी हाँ दोस्तों यहाँ से देखने वाली बातें हैं। एब्सोल्यूट सही से लिख लेंगे कि लिखना पड़ेगा दोस्तों, चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा, नहीं कहीं ऐसा ना हो मिस प्रिंट बहुत मिला दिया हूँ, तो दोस्तों याद रखिएगा एब्सोल्यूट यहाँ पर, जी हाँ दोस्तों कुछ ऐसा बनता है, मेरे भी दिमाग में कभी कभी नहीं आता है, याद रखिएगा। तो याद रखने वाली बातें हैं, जी हाँ दोस्तों कुछ ऐसा है एब्सोल्यूट का। देख लीजिएगा नहीं, जो स्पेलिंग होती है वो मुझे जहाँ तक याद आ रही है ABSO, ठीक है ना दोस्तों, और साथ में LUTE होता है क्या, AB, जी हाँ दोस्तों SO, तो एब्सोल्यूट वीटो है, ठीक है। चलिए तो कहने का मतलब इसको देख लीजिएगा अपना अत्यांतिक वीटो कहानी। चलिए दोस्तों अब आप कह रहे हैं अरे सर को इंग्लिश नहीं आती, नहीं मेरा दिमाग कुछ और समझाने में लगा हुआ है। नहीं जी हाँ दोस्तों एकदम आता है, क्यों नहीं आएगा, नहीं एब्सोल्यूट नहीं आएगा तो कौन आएगा ना। चलिए जहाँ तक मैं मुझे चलिए लिख ही देता हूँ, नहीं बच्चे एकदम भ्रमित हो जाएंगे क्या मतलब है, ठीक है। एब्सोल्यूट वीटो ABSOLUTE, ठीक है। तो दोस्तों एब्सोल्यूट वीटो है, क्वालिफाइड वीटो है, सस्पेंसिव वीटो है, पॉकेट वीटो है। तो दोस्तों यहाँ से भी देखने वाली बातें थी, इनको जानना चाहिए था, ठीक है। आइए दोस्तों आगे बात करते हैं एक एक करके इन पर। जी हाँ दोस्तों बहुत शानदार चर्चा, ठीक है। चलिए विशेषित वीटो पहले लेते हैं, विशेषित निषेधाधिकार एक एक करके बात करते हैं, ठीक है। विशेषित निषेधाधिकार पहला GL लिया हूँ, विशेषित निषेधाधिकार क्या होता है, विशेषित वीटो भी कहा जाता है इसको, निषेधाधिकार ये क्या होता है दोस्तों, क्या होता है जब संसद का सदन, जब संसद के सदन, दोनों सदन, ठीक है ना दोस्तों, सदन क्या करके, संसद के सदन जो भी सदन है, सदन है किसी बिल या विधेयक को, किसी बिल या विधेयक को क्या होता है दोस्तों, पास करके भेजे, किसके पास, राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति उसे क्या कर दे, मना कर दे। जब मना कर दे तब दोस्तों संसद के पास फिर ये मैटर आया, मना कैसे किए, और मना करने के बाद वह पुनः दोबारा, ठीक है ना दोस्तों, दोबारा क्या करे दोस्तों, याद रखिएगा, पुनः दोबारा क्या करे, 2/3 बहुमत से फिर उसी प्रस्ताव को क्या करके भेज दे राष्ट्रपति को, उसी
जी हाँ दोस्तों, बिल को पास करके उसी बिल को राष्ट्रपति के पास दोबारा जब भेजते हैं तो राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा। देखा जाए दोस्तों तो विशेषित वीटो का जो पावर है, विशेषित निषेधाधिकार का, ये भारत के राष्ट्रपति को नहीं प्राप्त है। भारत के राष्ट्रपति को यह पावर नहीं प्राप्त है, लेकिन यह यूएसए के राष्ट्रपति को प्राप्त है, याद रखिएगा। फिर से सुन लीजिए दोस्तों, सुनना बहुत जरूरी, बस सुन लीजिए। अगर नोट कर रहे हैं तो नोट भी कर सकते हैं आराम से। हम कीवर्ड बोल रहे हैं ताकि आपको नहीं क्या है ज़्यादा लिखना ना पड़े, जब किसी बिल या विधेयक, देखिए दोस्तों कानून मत बोल दीजिएगा, जब तक राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे तब तक वह कानून नहीं बनेगा। जब किसी बिल या विधेयक को, जी हाँ दोस्तों, संसद का सदन पास करके राष्ट्रपति के पास भेजे और राष्ट्रपति क्या है उस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दें, और जब यह मतलब मना किए तो वापस कहाँ आया, सदन में आया, और जब सदन पुनः इसे क्या कर दे, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित करके राष्ट्रपति को भेजे, तो दोस्तों राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा, ये जानना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति को नहीं प्राप्त है क्वालिफाइड वीटो, यह अमेरिका के राष्ट्रपति को प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए, आगे बात करते हैं दोस्तों अपना, जी हाँ, अत्यंतिक वीटो की। ठीक है, अत्यंतिक निषेधाधिकार, अत्यंतिक निषेधाधिकार, एब्सोल्यूट वीटो। ठीक है ना दोस्तों, एब्सोल्यूट याद रखिएगा दोस्तों, वीटो, एब्सोल्यूट वीटो। अब देखिए दोस्तों, जो एब्सोल्यूट वीटो है, यहाँ से ये बातें आपको, वीटो की मीनिंग ये होती है। ठीक है, वीटो, तो एब्सोल्यूट वीटो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, वह वीटो होता है जब, ठीक है, जब संसद के दोनों सदन, ठीक है, दोनों सदन किसी, ठीक है, सदन किसी बिल या विधेयक को, किसी बिल या विधेयक को पास करके राष्ट्रपति के पास भेजें, और राष्ट्रपति उस बिल पर सीधा हस्ताक्षर करने से मना कर दें, सीधा हस्ताक्षर करने से मना कर दें, तो वह बिल दोबारा, जी हाँ दोस्तों, कानून नहीं बनेगा, मतलब दोबारा राष्ट्रपति के सम्मुख नहीं जाएगा। इसे नाम ही लिखा है एब्सोल्यूट। ठीक है ना, पूरी तरह से। तो कहने का मतलब ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए दोस्तों, एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है। आगे देखिए दोस्तों, अगला है आप कहानी, जी हाँ दोस्तों, निलंबनकारी वीटो। कौन सा? निलंबनकारी वीटो, निलंबनकारी निषेधाधिकार भी कहते हैं, निषेधाधिकार याद रखिएगा, निलंबनकारी निषेधाधिकार, इसको सस्पेंसिव बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सस्पेंसिव वीटो कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, सस्पेंसिव वीटो क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, तीसरा नंबर, जी ध्यान से समझिए, जब, ठीक है, एक बार पहले सुन लीजिए फिर, जब किसी बिल या विधेयक को संसद के दोनों सदन पास करके राष्ट्रपति के पास भेजें और राष्ट्रपति विचार के लिए पुनः, जी हाँ दोस्तों, उनको समझ में ना आए,
पुनः विचार के लिए कि एक बार इसको देख लीजिए सही है कि नहीं सही है, उसको वापस भेज दे। और जब वापस भेजें तो संसद का सदन फिर उसे पास करके, साधारण बहुमत से ही है, 2/3 बहुमत नहीं लिखा है, याद रखिएगा, पुनः क्या करे अर्थात भेजे। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि हमेशा हमेशा वह, जी हाँ दोस्तों, फिर पास माना जाएगा, राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे। अच्छा, एक बात हम नहीं बताए आपको, एक बात आप ये जान लीजिए दोस्तों, जैसे ये क्या है, 4 वीटो हैं, इन 4 वीटो में से जो ये 3 वीटो हैं, जो ये 4 वीटो हैं, उनमें से जो 3 वीटो हैं, वह 3 वीटो क्या है दोस्तों, ये नीचे वाले तीनों वीटो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। किसको? भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है, याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति को ये तीनों प्राप्त है। नहीं कहीं मिसप्रिंट ना हो जाए, मतलब दिमाग से मिस ना हो जाए, ये चीज़ जानते रहिए। अब देखिए दोस्तों, कहने का मतलब क्या है यहाँ पर जानिए। तो कहने का मतलब ये है, जब संसद के दोनों सदन जब संसद के दोनों सदन किसी बिल या विधेयक को जब संसद के दोनों सदन, यहाँ नहीं लिखा, सदन किसी बिल या विधेयक को पास करके, ठीक है, पास करके राष्ट्रपति के पास भेजे, और राष्ट्रपति अब ये न समझ पाए इस पर हस्ताक्षर करें या ना करें, तब वह पुनः विचार के लिए भेज देंगे। जब संसद के दोनों सदन किसी बिल या विधेयक को पास करके राष्ट्रपति के पास भेजें और राष्ट्रपति उस बिल पर ना हाँ ही करें, हाँ ही, और ना ही, ठीक है, ना ही करे, और ना ही करे, तब वह उस बिल को पुनः विचार के लिए भेजते हैं, विचार के लिए भेजते हैं, और फिर से अगर संसद के सदन पास करके उसको भेजते हैं तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, तो ये बहुत अच्छी बातें हमने बताई आपको। ऐसा कब हुआ? जैसे क्या हुआ था दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, जया बच्चन, जी हाँ दोस्तों, जया बच्चन बनाम भारत संघ मामला, जया बच्चन बनाम भारत संघ मामला आया था दोस्तों। कब आया था यह मामला? तो 2006 में आया। कब आया? 2006 में आया। और जब 2006 में आया क्या, जया बच्चन बनाम भारत संघ मामला, तो इस मामले में आपको पता होना चाहिए कि भैया हमारे एपीजे अब्दुल कलाम उस समय राष्ट्रपति हुआ करते थे, ना वो हाँ कर पाए ना कर पा रहे थे। अंततः कहा भैया ये लाभ के पद के लिए है, आलोचना का मैं शिकार ना हो जाऊं, इसलिए उन्होंने पुनः विचार के लिए वापस भेजा था। तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं। आगे पॉइंट देखिए दोस्तों, अगला है आपका जेबी वीटो। क्या? जेबी निषेधाधिकार, ठीक है, जेबी निषेधाधिकार भी कहा जाता है दोस्तों। इसी को इंग्लिश में पॉकेट वीटो के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? पॉकेट वीटो के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। क्या है?
जब संसद के दोनों सदन, जब संसद के दोनों सदन किसी बिल को, ठीक है, किसी विधेयक को, किसी बिल या विधेयक, किसी विधेयक को पास करके राष्ट्रपति के पास भेजें, राष्ट्रपति के पास भेजें, ठीक है, भेजें, और राष्ट्रपति, ठीक है, और राष्ट्रपति उस बिल पर ना हाँ करें, और ना करें, ठीक है, ना करें, ना वापस ही करें, ना वापस ही करें, अर्थात अपने पास सुरक्षित रख लें, अपने पास सुरक्षित रख लें, तो इसे पॉकेट वीटो कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? पॉकेट वीटो कहा जाता है। और इसका प्रयोग, जी हाँ दोस्तों, जब हमारे देश में क्या हुआ करते थे, जो राष्ट्रपति हुआ करते थे ज्ञानी जैल सिंह, कौन? ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति हुआ करते थे। और दौर था दोस्तों आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के, जी नहीं, दौर था राजीव गांधी के प्रधानमंत्री का। जी हाँ दोस्तों, राजीव गांधी के प्रधानमंत्री समय, ठीक है। उस समय क्या होता है, 1986 में, जी हाँ दोस्तों, विधेयक आता है। कौन सा? नहीं, डाक घर वाला, ठीक है ना दोस्तों। यह याद रखिएगा, ज्ञानी जैल सिंह के समय में भारतीय डाक घर विधेयक आता है, भारतीय डाक घर, ठीक है, डाक घर विधेयक आता है। और यह विधेयक पर जब राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के पास जाता है तो वह ना हाँ ही करते हैं ना ही करते हैं, अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें इस बात का उल्लेख था इस विधेयक में कि जो अर्थात हमारा डाकिया है वह पत्र को, जो लेटर जाता है उसको खोलकर पढ़ सकता है या नहीं पढ़ सकता है। इसलिए दोस्तों ये बहुत शानदार बातें थी आपको। तो ये कहा गया भाई कि डाकिया पत्र को नहीं पढ़ सकता है। जानते हैं आप कि डाकिया जब उस समय का दौर था, जब उस समय मोबाइल, जी हाँ, फ़ोन का इतना ज़्यादा प्रचलन नहीं था, मोबाइल तो शायद ही नहीं था। तो दोस्तों आप जानते हैं कि उस समय पत्र ही चलता था, और अगर उस पत्र को खोलकर डाकिया पढ़ लेता और पढ़ करके वहां से भी, जी हाँ दोस्तों, अनैतिक कार्य भी हो सकते थे, और साथ ही साथ आपको बता दे भ्रष्टाचार या फिर जान तक की जा सकती थी दोस्तों। इसलिए पत्र ना पढ़ने के लिए ये बहुत बड़ी आवाज उठाई गई थी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से बातें आपको समझना चाहिए था। तो ये था दोस्तों हमारे चारों निषेधाधिकार, अर्थात चारों प्रकार के वीटो। जी हाँ दोस्तों, अब देख लेते हैं आपके ही कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। आपका जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वह यह है दोस्तों कि राष्ट्रपति ना तो धन विधेयक पर और ना ही संविधान संशोधन विधेयक पर वीटो का प्रयोग नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये बातें हमने आपको बताया था। यहाँ से देख लीजिए, राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति ना तो, ठीक है, ना तो धन विधेयक पर, ना तो धन विधेयक पर, और ठीक है, ना तो धन विधेयक पर, और ना ही
संविधान संशोधन विधेयक पर, ना ही संविधान संशोधन विधेयक पर, संविधान संशोधन विधेयक पर वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या दोस्तों, जो वीटो पावर मिला है, यहाँ से समझ लीजिए, कहने का मतलब, जी हाँ दोस्तों, यहाँ हिंदी में मैं लिखा रहा हूँ, विधेयक पर निषेधाधिकार, किसका? निषेधाधिकार, ये निषेधाधिकार कहा जाता है इसको, वीटो को हिंदी में निषेधाधिकार, इंग्लिश में वीटो कहते हैं दोस्तों, प्रयोग नहीं की करेगा। ठीक है, राष्ट्रपति ना तो धन विधेयक पर और ना ही संविधान संशोधन विधेयक पर निषेधाधिकार, ठीक है, निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे, प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है ना दोस्तों, नहीं करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यह याद रखिएगा। ये प्रावधान कब आया था? तो ये प्रावधान आया था 44वें संविधान संशोधन द्वारा। कब आया था? 44वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा ये प्रावधान किया गया था इंदिरा गांधी जी की सरकार में। कब? इंदिरा गांधी जी की सरकार में दोस्तों। तो यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, इनको ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये संविधान संशोधन पर राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे। यह किस संविधान संशोधन द्वारा? तो यह था 44वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों और बात करते हैं अध्यादेश। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है अध्यादेश। कई बार प्रश्न आप देखे होंगे। अध्यादेश का उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद 123 के तहत है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? तो इंग्लिश में मुझे जहाँ तक याद है इसको ऑर्डिनेंस के नाम से जाने जाता है। क्या कहा जाता है? ऑर्डिनेंस के नाम से जाना जाता है ना। जी हाँ दोस्तों, ऑर्डिनेंस याद रखिएगा, यही तो कहते हैं। हाँ, ऑर्डिनेंस कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा आपसे मजाक नहीं करेंगे, हंसी नहीं करेंगे तो आप देखेंगे नहीं और भूल जाएंगे। इसीलिए मैं कई बार उसी एब्सोल्यूट पर टिक करता रहा कई बार कि ताकि आपको याद हो जाए कि एब्सोल्यूट वीटो भी होता है। जी हाँ दोस्तों, अत्यांतिक वीटो भी होता है और साथ ही साथ निलंबनकारी भी होता है। और उसके बाद आपका जो है जेबी, ये तीनों वीटो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। ठीक है, आइए दोस्तों अध्यादेश। अध्यादेश ऑर्डिनेंस क्या कहता है? अध्यादेश आप कहानी। जी हाँ, अध्यादेश क्या है दोस्तों? एक अल्पावधि कानून है। क्या है? अल्पावधि कानून है। याद रखिएगा, अल्पावधि कानून है। ये कानून कब आता है, क्यों आता है, ये देख लीजिए दोस्तों। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है और किसी भी विषय पर, याद रखिएगा दोस्तों, कार्यवाही करना अत्यधिक अनिवार्य होता है ताकि देश की, जी हाँ दोस्तों, शासन व्यवस्था अच्छे से चलती रहे और कानून स्थापित रहे, तब जी हाँ दोस्तों अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। जी हाँ, समझ में आई? तो दोस्तों याद रखिएगा, क्या है ये? अल्पावधि कानून है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 123 वाले में, और 213 वाले में तो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का क्या है? पावर मिला हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अब कब जारी किया जाएगा? तो जब संसद का सत्र ना चल रहा हो, संसद का सत्र ना चल रहा हो। ठीक है, ना चल रहा हो, तो ये याद रखिएगा। यहाँ से भी बातें, तो यहाँ से भी प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। जब संसद का सत्र ना चल रहा हो तभी यह आएगा दोस्तों, याद रखिएगा नहीं। अब देखिए दोस्तों, जब संसद का सत्र नहीं चलेगा तभी आएगा। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, जो ये अधिकतम अवधि और इसकी अवधि, तो देखा जाए जो इसकी अवधि होती है, अवधि जो मानी गई है वह मात्र 6 सप्ताह की होती है। कितने की होती है? 6 सप्ताह की होती है। लेकिन जो अधिकतम अवधि है, जो अधिकतम अवधि है, अधिकतम अवधि
6 माह 6 सप्ताह की है। कितना? 6 माह 6 सप्ताह की है, यह याद रखिएगा दोस्तों। अब यहाँ से भी बातें क्या निकल करके आती हैं अपने आप में। देखिए दोस्तों क्या होता है, अधिकतम अवधि जो है वह 6 माह 6 सप्ताह कैसे होती है। जैसे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए क्या हुआ कि भैया जो हमारा एक तरह से मान लीजिए शीतकालीन सत्र चल रहा था। कौन सा? शीतकालीन सत्र। और शीतकालीन सत्र मान लेते हैं कि भैया जी हाँ दोस्तों, जो दिसंबर है उस दिसंबर की अंतिम तारीख, अब दिसंबर कितने का होता है दोस्तों? 30 का होता है, 31 का होता है, आप लोग अच्छे तरह जानते हैं। मान लीजिए चलिए 31 दिसंबर को क्या हुआ दोस्तों, क्या हुआ, अर्थात भैया सत्र समाप्त हुआ। ठीक है, अब जैसे ही सत्र समाप्त हुआ और किसी विषय पर कार्यवाही करना बहुत जरूरी है, वैसे ही राष्ट्रपति 1 जनवरी को अध्यादेश ला देते हैं। 1 जनवरी को अध्यादेश आ जाता है। अब आप जानते हैं कि दोस्तों 2 सत्रों के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं रहेगा। अब क्या होता है, जनवरी से 6 माह आपका जो पूरा हो रहा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून लास्ट में पूरा हो रहा है, कहने का मतलब जून में, तो जून तक में चला। और जून के बाद जब जुलाई प्रारंभ होती है दोस्तों, तो आपका क्या हुआ दोस्तों, सत्र का चालू हो जाता है, सत्र बैठ जाता है। ठीक है, सत्र बैठ जाता है, कौन सा? मानसून सत्र। ठीक है, मानसून सत्र प्रारंभ हो जाता है। लेकिन हमें मानसून से क्या मतलब, ध्यान समझिए। जैसे ही सत्र चालू हुआ, उस सत्र के प्रारंभ से, जैसे जुलाई चालू हुआ, उस सत्र के प्रारंभ से 6 सप्ताह तक ये और रहेगा, 6 सप्ताह तक और रहेगा। तो जो इसकी अवधि है वह 6 सप्ताह है, लेकिन जो अधिकतम अवधि मिल गई 6 महीने ये बीच की मिल गई, और साथ ही साथ 6 सप्ताह सत्र के प्रारंभ से मिल गई। इसीलिए अधिकतम अवधि 6 माह 6 सप्ताह की होती है। अधिकतम अवधि कितने की होती है? 6 माह 6 सप्ताह की होती है। और जो न्यूनतम अवधि होती है वह मात्र 6 सप्ताह की होती है। जिस दिन से संसद का सत्र प्रारंभ होगा उस दिन से ही क्या होता है दोस्तों, यह 6 सप्ताह तक प्रभावी रहेगा। ठीक है, अध्यादेश। अब देखिए जब 6 सप्ताह तक प्रभावी रहेगा तो दोस्तों आपको यह बता देनी कि इस 6 सप्ताह के बीच में, ठीक है, इस 6 सप्ताह के बीच में, जी हाँ दोस्तों, अगर संसद का सदन चाहता है कि संसद का सदन चाहता है कि जो अध्यादेश राष्ट्रपति जिस विषय पर लाए हैं, किस विषय पर लाएंगे, या तो संघ सूची का विषय होगा या तो समवर्ती सूची का विषय होगा, तो जिस भी विषय में अध्यादेश राष्ट्रपति लाए हैं, अगर उसे पूर्ण कानून बनाना है, अध्यादेश को अल्पावधि कानून है ना, अगर अब इसे अस्थाई कानून बनाना है, पूर्ण कानून बनाना है, तो जी हाँ दोस्तों, संसद के दोनों सदनों को इसे पास कराना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर पास करा ले जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए यह वहीं से ही प्रारंभ हो जाएगा दोस्तों, पूर्ण कानून में बदल जाएगा। बातें आपको समझ में आई कि नहीं समझ में आई दोस्तों? आ गई होंगी जहां तक हम जानते हैं। और दूसरी बात दोस्तों, जब राष्ट्रपति ने किसी विषय पर अध्यादेश जारी किया, राष्ट्रपति ने अध्यादेश जब मान लीजिए 5 तारीख को जारी किया, अगर उनको लगता है नहीं अध्यादेश नहीं है, तो वह चाहे तो नहीं दोस्तों 6 तारीख को ही वापस ले ले। कहने का मतलब क्या है, अध्यादेश को कभी भी वापस लिया जा सकता है, अध्यादेश को कभी भी वापस लिया जा सकता है। तो यहाँ से भी प्रश्न कई बार देखे गए हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण था जो हम आपके एक एक करके चर्चा कर रहे हैं। आगे दोस्तों देखिए अगला पॉइंट बहुत शानदार, नोट डालिए और जबरदस्त पॉइंट देखिए क्या है नोट। 38वें संविधान संशोधन द्वारा, 38वें संविधान संशोधन, संशोधन कब हुआ था दोस्तों? संशोधन ये है 38वां संविधान संशोधन हुआ था 1975 में। ठीक है, 38वें संविधान संशोधन 1975 में यह कहा गया, ठीक है, यह कहा गया कि मतलब यह प्रावधान किया गया, ऐसे लिखो, यह, ठीक है, यह
प्रावधान किया गया, यह प्रावधान किया गया कि अध्यादेश के खिलाफ न्यायालय में, ठीक है, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। याद रखिएगा दोस्तों, ये कहा गया किसके मामले में नहीं, अर्थात किसके 38वें संविधान संशोधन 1975। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, नोट नंबर 2 डाल लीजिए, ठीक है, 44वां संविधान संशोधन होता है, 44वां संविधान संशोधन होता है कब भैया, संशोधन होता है 1978 में। और ये कहा कि राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो, कहीं के भगवान नहीं है, सीधा सीधा बोला जाए तो कहीं के भगवान नहीं, गलती सबसे हो सकती है, गलती सबसे हो सकती है, भले राजा ही क्यों ना हो, प्रधान पद ही क्यों ना हो, गलती तो हो सकती है ना, जाहिर सी बात है हो सकती है। तो कहा गया कि भैया याद रखिएगा, मनमानी ढंग नहीं कर सकते, कहने का मतलब 44वें संविधान संशोधन 1978 में यह प्रावधान किया गया कि जी हाँ दोस्तों, जो भी अध्यादेश आएगा उसके खिलाफ न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। दोस्तों यह जानना आपके लिए जरूरी था, बहुत शानदार बातें थी, ठीक है ना दोस्तों, यह जानकर आपको अच्छा लग रहा होगा। अब चलिए दोस्तों, याद रखने वाली बातें हैं। अब कभी भी कोई आपसे प्रश्न पूछ सकता है, क्या प्रश्न पूछ सकता है कि अध्यादेश जो राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा जारी किया जाता है यह सही है कि गलत है। मान लीजिए आप क्या है, एक तरह से इंटरव्यू ही देने गए, इंटरव्यू में ही आपसे, जी हाँ दोस्तों, इंटरव्यूअर ने पूछ लिया कि यह बताइए यह सही है कि गलत है अध्यादेश, तो आपको बोलना चाहिए दोस्तों अध्यादेश सही है, जो संविधान में बातें कही गई हैं वो सही है, जो संविधान में प्रावधान किए गए हैं वह सही है, देश के नहीं, जी हाँ दोस्तों, जो सुचारू रूप से चल सके, देश का विकास कहीं बाधा ना आए, ये सही है। लेकिन दोस्तों जब अध्यादेश क्या हो जाता है दोस्तों, बार बार किसी विषय पर जारी किया जाता है और राज्यपाल या राष्ट्रपति मनमानी करते हैं, तब वहां पर क्या हो जाता है दोस्तों, गलत हो जाता है। तो इसीलिए दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि डीसी वाधवा बनाम बिहार राज्य मामला, जी हाँ दोस्तों 1978 का मामला है, किसका, डीसी वाधवा, ठीक है, डीसी वाधवा बनाम, ठीक है, डीसी वाधवा बनाम बिहार राज्य मामला, कौन सा भैया, बिहार राज्य मामला। कब आया था दोस्तों मामला, यह 1978 में आया था और इसमें साफ साफ क्या है कहा गया था कि दोस्तों हमारे यहाँ अध्यादेश राज्य नहीं चलेगा, अध्यादेश राज्य नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा दोस्तों, क्योंकि कानून बनाने का पावर किसके पास है, संसद के पास है या फिर विधानमंडल के पास है, या फिर विधानमंडल के पास है, और यहाँ एक आदमी बैठ करके सारा काम कर रहा है, अर्थात है। तो इस तरह दोस्तों यह बातें निकल करके आई थी। तो आपको अब समझ में आ गया होगा सारा पॉइंट अध्यादेश के बारे में। तो दोस्तों यह राष्ट्रपति की एक बहुत बड़ी शक्ति है, अध्यादेश की शक्ति, जिसको हमने आपके सामने बताने का क्या किया, प्रयास किया। जी हाँ दोस्तों, अब चलते हैं दोस्तों आपातकालीन शक्तियों पर बात करने। किस पर, आपातकालीन शक्तियों पर। तो वादे के मुताबिक हम लोग पहुंच गए हैं आपात उपबंध पर। किस पर पहुंच गए हैं, आपात उपबंध, इमरजेंसी पर आ रहे हैं दोस्तों, आपात उपबंध। अब देखिए दोस्तों, आपात उपबंध की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद, याद रखिएगा दोस्तों, 3
352 से लेकर के 360 के बीच में आपात उपबंध की बातें की गई हैं। किसने में? अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 के बीच में आपात उपबंध की बातें की गई हैं। और भारत में 3 प्रकार की आपातकालीन उपबंध की बात है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की बात है दोस्तों। आप जानते हैं कि क्या है? अनुच्छेद याद रखिएगा 352 में किसका दिया है? अनुच्छेद 352 में याद रखिएगा राष्ट्रीय आपातकाल। तो हमको पहले राष्ट्रीय आपातकाल भी लिख सकते थे, तो राष्ट्रीय आपातकाल उपबंध दिया गया है। ठीक है ना दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल का दिया गया है नंबर सेकंड अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 में किसका उल्लेख है? जी हाँ दोस्तों, जब राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है और राष्ट्रपति शासन लगता है तो राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है। फिर तीसरा जो है दोस्तों वह किसका उल्लेख है? अनुच्छेद 360 में। ठीक है, अनुच्छेद 360 में नहीं, आपको पता होना चाहिए कितना? 360 में। जी हाँ दोस्तों, वित्तीय आपातकाल की बात की गई। किसकी? वित्तीय आपातकाल की बात की गई है। तो यहाँ से भी बातें देख सकते हैं। तो ये 3 प्रकार की आपात उपबंध दिए गए हैं। आज जो हमें पढ़ना है दोस्तों वह राष्ट्रीय आपातकाल पढ़ना है। तो चलिए 15 मिनट अच्छे से इसको अच्छे से सुन लीजिए, बहुत मज़ेदार कहानी है दोस्तों। राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल पहला है, याद रखिएगा आपातकाल। उल्लेख कहाँ है दोस्तों? अनुच्छेद 300 याद रखिएगा दोस्तों 52 में है। अनुच्छेद कहाँ पर है? 352 में है। ये बातें आपको समझनी चाहिए थी। कहाँ है? अनुच्छेद 352 में। अब देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल कब लग सकता है? तो दोस्तों याद रखिएगा 42वें संविधान पहले क्या होता था? याद रखिएगा पहले राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, अभी कारण नहीं बता रहे हैं, पहले ध्यान समझिए। पहले राष्ट्रीय आपातकाल संपूर्ण, जी हाँ दोस्तों, संपूर्ण भूभाग पर लगाया जाता था। संपूर्ण भूभाग पर लगाया जाता था, मतलब भारत पर। ठीक है, लगाया जाता था। ठीक है, लगाया जाता था। ठीक है था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है ना दोस्तों, यह प्रावधान किया गया, ठीक है, यह प्रावधान किया गया कि जी हाँ दोस्तों, पहले राष्ट्रीय आपातकाल संपूर्ण भूभाग पर लगाया जाता था। जी हाँ, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 में यह प्रावधान किया गया कि भारत के, ठीक है, भारत के एक छोटे भूभाग पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है, जा सकता है। ठीक है, जा सकता है। यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में थोड़ी सी चर्चाएं हुई, बहुत शानदार तरीके से हुई। तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं, मज़ेदार बातें हैं ना, कितनी सुंदर बातें हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं किस कारण से राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता है। तो दोस्तों जो कारण है राष्ट्रीय आपातकाल लगने का वह 3 कारण है। नंबर 1 है युद्ध, दूसरा है आक्रमण। जी हाँ दोस्तों, क्या? आक्रमण। नंबर
थर्ड है आपका ने, जी हाँ दोस्तों, पहले तो आंतरिक विद्रोह शब्द यहाँ पर लगा था, आंतरिक विद्रोह, लेकिन अब आप आंतरिक विद्रोह नहीं पढ़ेंगे, सशस्त्र विद्रोह शब्द पढ़ेंगे। याद रखिएगा, आंतरिक विद्रोह शब्द को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। ये बातें आप जान लीजिए। तो आंतरिक विद्रोह के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह, तो इन 3 कारणों पर लगाया जाता है दोस्तों। चाहे ये तीनों कारण ना भी हो तो संभावना के आधार पर भी लगाया जा सकता है। किसके, संभावना के आधार पर भी लगाया जा सकता है, संभावना के आधार पर भी लगाया जा सकता है, लगाया जा सकता है, ठीक है, लगाया जा सकता है। ये बातें ध्यान दीजिएगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दे, अब इनमें से एक भी कारण होगा, कोई भी एक कारण हो, उस कारण से राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति करते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों कब कब लगा राष्ट्रीय आपातकाल, कब कब लगा। वह आज तक, अभी तक मतलब आज तक, ठीक है, 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। कितनी बार, 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, ठीक है, 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। याद रखिएगा, पहली बार कब लगा है, 1962 में, जी हाँ दोस्तों, चीन युद्ध के समय। कौन, चीन युद्ध के समय लगा था, याद रखिएगा, तो युद्ध के कारण। दूसरी बार कब लगा है, 1971 में, जब पाकिस्तान आक्रमण के कारण लगा है। किसके, पाकिस्तान आक्रमण के कारण लगा है, ठीक है, आक्रमण के कारण लगा है, याद रखिएगा, के कारण लगा है। तो यहाँ पर पाकिस्तान आक्रमण के कारण भी हो गया। और तीसरी बार जो लगा है 1975 में, जी हाँ दोस्तों, 1975 में आंतरिक विद्रोह के कारण लगा है। किसके, आंतरिक विद्रोह के कारण लगा है। वहाँ आंतरिक विद्रोह ही लिखना, क्योंकि उस समय आंतरिक विद्रोह शब्द चलता था, तो आंतरिक विद्रोह के कारण लगा था। दोस्तों ये थे तीनों आपातकाल। अब देखिए दोस्तों, समझने वाली बातें, 1962 में युद्ध के साथ लगा, फिर 71 में आक्रमण, और तीसरा जो लगा वह आंतरिक विद्रोह के कारण लगा। इस समय हमारे देश के जो राष्ट्रपति हुआ करते थे चीन युद्ध के समय, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हुआ करते थे। और इस समय दोस्तों हमारे यहाँ के राष्ट्रपति कौन हुआ करते थे, तो बीबी गिरी जी हुआ करते थे। कब, 1971 के आसपास आपके बीबी गिरी जी थे। कौन थे दोस्तों, बीबी गिरी जी थे। और 1975 के समय कौन थे, तो फखरुद्दीन अली अहमद, जी हाँ, 5वें नंबर के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद जी थे दोस्तों, याद रखिएगा। अब देखने वाली बातें ये हैं, एक देखने वाली बातें यहाँ से ये है, 1962 के युद्ध पाकिस्तान चीन, 1962 युद्ध चीन, 1971 पाकिस्तान, जी हाँ दोस्तों। और 1975 में जो आपके थे दोस्तों, वह कौन थे, यहाँ से जानना चाहिए दोस्तों, कौन था भैया। याद रखने वाली बातें हैं कि हमारे याद रखिएगा दोस्तों, फखरुद्दीन अली अहमद साहब। तो तीनों लोगों का हमने आपसे बातें कर दी है। अब देखिए दोस्तों, आगे की बातें करते हैं, और जो बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उन पर भी हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, चर्चा करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी तो प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ से क्या प्रश्न बनते हैं, चलिए देखिए, ठीक है दोस्तों। एक होता है संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा याद रखिएगा दोस्तों, क्या होता है, कब होता है ये, 1978 में, जी हाँ दोस्तों। आंतरिक विद्रोह शब्द को हटाकर, आंतरिक विद्रोह शब्द को हटाकर, विद्रोह शब्द को हटाकर,
हटाकर जी हाँ दोस्तों सशस्त्र विद्रोह शब्द प्रयोग किया गया, मतलब सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया। ठीक है, सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया, ये बातें याद रखिएगा, रखा गया, पहला पॉइंट। दूसरा, इसी संविधान संशोधन के द्वारा, इसी संविधान संशोधन, कौन संविधान संशोधन? 44वां। इसी संविधान संशोधन, जी हाँ दोस्तों, इसी संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, द्वारा जी हाँ दोस्तों राष्ट्रपति जी हाँ दोस्तों मंत्री परिषद में, ठीक है, मंत्री परिषद में जो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, जी हाँ दोस्तों, मंत्री परिषद की लिखित परामर्श के बाद ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करेंगे। आपातकाल की क्या करेंगे? घोषणा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आपको पता होना चाहिए 1975 में जब 25 जून की रात थी और जब इंदिरा गांधी जी ने फखरुद्दीन अली अहमद के पास फ़ोन करके, जी हाँ दोस्तों, बोलती हैं कि भैया देश की जनता देश के खिलाफ उतर आई है और राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाए। फखरुद्दीन अली अहमद बगैर सोचे समझे जो हमारे देश के राष्ट्रपति हुआ करते थे, उन्होंने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी और जब उन्होंने घोषणा कर दिया 26 जून से राष्ट्रीय आपातकाल लग गया। अंततः क्या होता है दोस्तों, 2 वर्ष लगा रहता है और बाद में पता चलता है कि यह इंदिरा गांधी जी का स्वविवेक था। तब कहा गया कि अब क्या होगा, लिखित परामर्श के बाद ही होगा। और यहीं पर बता दें, इसी संविधान संशोधन, कौन सा संविधान? 44वें संविधान संशोधन द्वारा क्या होता है दोस्तों, अनुच्छेद 352 में क्या होता है, कैबिनेट शब्द जोड़ा जाता है। कौन सा? कैबिनेट शब्द जोड़ा जाता है, जिसका प्रमुख क्या होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री होता है। जिसका प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो यहाँ से भी बातें आपको समझना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बात करें। आगे बातें बहुत शानदार हैं, ठीक है। अगली बात क्या है? जब भी, ठीक है, ध्यान समझिए, जब भी राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करेंगे तो वह, ठीक है, तो वह 1 माह के अंदर संसद के दोनों सदनों से, यहाँ संसद लिख देंगे, समझ जाएंगे, संसद के सदन से सहमति लेंगे। संसद के सदन से सहमति लेंगे। कब लेंगे दोस्तों सहमति? दोस्तों सहमति आपको बता दे, सहमति जो लेंगे वह लेंगे कब? याद रखिएगा दोस्तों, सहमति जो लेंगे जब 1 महीने से और अधिक, याद रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल लगाना है तब, ठीक है। 1 माह से अधिक राष्ट्रीय आपातकाल लगाना है तब लेंगे, नहीं तो जी नहीं दोस्तों। 1 महीना तक राष्ट्रपति की घोषणा तक यह लागू रहेगा। अगर आगे जारी रखना है तो उसे आगे जारी रखने के लिए 1 माह के अंदर संसद से क्या करना पड़ेगा? 2/3 से प्रस्ताव पारित कराकर, कितना?
2/3 प्रस्ताव पारित करा करके नहीं क्या किया जाएगा दोस्तों, अर्थात इसे जारी रखा जाएगा। 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कराना पड़ेगा संसद से, तभी यह आगे जारी रहेगा। और अगर एक बार संसद ने अपनी सहमति दे दी तो यह फिर 6 माह के लिए बढ़ जाएगा। अब अगर 6 महीना के और आगे लगाना है तो फिर 6 माह के अंदर क्या है दोस्तों, सहमति लेनी पड़ेगी। और अगर ऐसे कर करके नहीं अनिश्चित समय तक के लिए, कितना अनिश्चित समय तक के लिए आपको राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। ठीक है ना दोस्तों, अनिश्चित समय तक के लिए लगाया जा सकता है, इसमें कोई सीमा का बॉन्ड नहीं है। लेकिन क्या है, फिर से समझ लीजिए, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कर दिए दोस्तों, उन्हें अगर 1 माह तक वह जारी रहेगा, और अगर 1 महीने के और अधिक लगाना है तो 1 माह के अंदर संसद के, जी हाँ दोस्तों, सदन से बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा, मतलब 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कराना पड़ेगा। और यह प्रस्ताव पारित होगा तो 6 महीने के लिए इसकी अवधि बढ़ जाएगी। और अगर 6 महीने के और अधिक लगाना है तो दोस्तों क्या करना पड़ेगा, फिर 6 माह के अंदर इसके लिए सहमति लेनी पड़ेगी संसद से। और ऐसे कर करके 6 माह करके अनिश्चित समय तक के लिए फिर इसे लगाया जा सकता है। अनिश्चित समय के लिए इसे क्या किया जा सकता है, लगाया जा सकता है। ये बातें आपको समझना चाहिए दोस्तों। राष्ट्रीय आपातकाल के समय, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल के समय, राष्ट्रीय आपातकाल के समय, आपातकाल के समय, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल के समय, जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद 20 और 21 को, ठीक है, 20 और 21 को छोड़कर समस्त, ठीक है, समस्त मौलिक अधिकार, समस्त मौलिक अधिकार क्या किए जा सकते हैं दोस्तों, स्थगित किए जा सकते हैं। क्या किए जा सकते हैं, स्थगित किए जा, स्थगित क्या हो रहा है, स्थगित किए जा सकते हैं, ठीक है, किए जा सकते हैं। समाप्त नहीं लिखिएगा दोस्तों, यह याद रखिएगा, समाप्त नहीं होते, स्थगित किए जा सकते हैं। जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल हटेगा फिर संसद उन्हें लागू कर देगा। फिर अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 19 भी नहीं हटता, लेकिन जब क्या है, याद रखिएगा, आंतरिक विद्रोह के कारण राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो। ये चीजें याद कर लीजिएगा, नोट करना। इसका उल्लेख कहाँ है, तो अनुच्छेद 358 में है और 359 में है। कितने में, 359 में है, ये जान लीजिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, आगे की बातें करते हैं। जैसे राष्ट्रीय आपातकाल के समय, राष्ट्रीय, जी हाँ दोस्तों, आपातकाल के समय, राष्ट्रीय आपातकाल के समय, राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद 250 के तहत, याद रखिएगा दोस्तों, राज्य सूची के विषय पर, राज्य सूची के विषय पर, जी हाँ दोस्तों, कानून संसद बना सकती है। कौन बना सकती है, संसद बना सकती है। तो इस तरह दोस्तों याद रखिएगा। राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त कैसे किया जा सकता है, तो पहली बात, राष्ट्रपति से कभी भी वापस ले सकते हैं, जी हाँ दोस्तों। फिर या संसद 1 माह के अंदर इसे सहमति न दे तब भी ये समाप्त हो जाएगा। संसद 6 माह के अंदर सहमति न दे तब भी समाप्त हो जाएगा। इन सब को छोड़ दीजिए दोस्तों। अगला पॉइंट क्या कहता है, मान लीजिए ऐसी स्थिति आ जाए कि राष्ट्रीय आपातकाल लगा है और लगने की स्थिति नहीं है, मतलब अब समाप्त करने की स्थिति है, तो फिर लोकसभा के सदस्यों को आना पड़ेगा सामने। अगर दोस्तों सदन चल रहा है, तो सदन चल रहा है, तो फिर सदन क्या है, चल रहा है, सदन चल रहा है, तो लोकसभा अध्यक्ष के सामने, किसके सामने, लोकसभा अध्यक्ष के सामने, अध्यक्ष के सामने, और अध्यक्ष के सामने
और नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति के सामने, क्या, राष्ट्रपति के सामने अगर कुल सदस्य संख्या का 1/10 सदस्य आ करके क्या करते हैं दोस्तों, अपनी सहमति देते हैं कि नहीं हटाना चाहिए, तब क्या होता है 14 दिन के अंदर, जी हाँ दोस्तों, बैठक बुलाई जाती है और जब बैठक बुलाई जाएगी तब फिर प्रस्ताव पारित होगा और अगर प्रस्ताव पारित हो गया तो उसी समय राष्ट्रीय आपातकाल हट जाएगा। तो दोस्तों ये था पूरा राष्ट्रीय आपातकाल जो हमने एक एक करके चर्चा की, हर एक बात पर चर्चा की जहां तक बन सकता था। दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल जो लगा था कब, 1975 में, वो इंदिरा गांधी जी जो 1971 में चुनाव हुआ था दोस्तों उसके कारण लगा था। याद रखिएगा जो भ्रष्टाचार के मामले में बहुत बड़ा विद्रोह उत्पन्न हुआ था। याद रखना जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, जी हाँ, इंदिरा गांधी जी को भ्रष्टाचार के मामले में चुनाव जीतते हुए पाया था। तो इसलिए दोस्तों याद रखिएगा। और यहीं पर याद रखने वाली बात है 42वें संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का 1 वर्ष कार्यकाल बढ़ा दिया गया था, जो इंदिरा गांधी जी 6 वर्ष तक प्रधानमंत्री पद पर रही। तो दोस्तों ये था पूरा आज का सेशन। अब अगले पार्ट में हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति शासन के बारे में, वित्तीय आपातकाल के बारे में और फिर राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।